हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे DLED सेकेंड सेमेस्टर आपका विज्ञान विषय के जो लघु प्रश्न हैं उनको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लघु प्रश्नों की सीरीज आपकी ये चली हुई है। इससे पहले भी हम इसकी 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बहुत अच्छे से समझते हुए आज की क्लास को पूरी करेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ बहुत अच्छा पूछ लिया गया है और पूछा क्या है कि जलीय अपरदन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, जलीय अपरदन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर इरोजन। ठीक है, और इसके कितने प्रकार होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है इरोजन का। इरोजन का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी का कटाव, और जलीय इसके साथ में लग गया है तो यानी पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव होना। ठीक है, जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं जलीय अपरदन। ठीक है, और ऐसा तेज वर्षा के जल में क्या होता है, जो बालुई मिट्टी होती है उसका कटाव सबसे अधिक होता है। बालुई मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है। जब भारी वर्षा होती है, तेज वर्षा होती है, तो सबसे ज्यादा कटाव जो देखने को मिलता है वह बलुई मिट्टी का मिलता है। ठीक है, और चिकनी मिट्टी जो होती है उसका अपरदन सबसे कम होता है। चिकनी मिट्टी का अपरदन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी सतह से पूरी मजबूती के साथ चिपकी हुई रहती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसका कटाव सबसे कम होता है, उसका अपरदन सबसे कम होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा हो सकता है, तो आप बताएंगे क्या? बालुई मिट्टी। और सबसे कम की अगर बात करें तो हो जाती है चिकनी मिट्टी। ऑलराइट गाइस, इतनी चीजें आपको समझ में आ जाती है तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे क्या बताया गया है कि जलीय अपरदन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और 2015 में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं। चलिए जानते हैं तो जलीय अपरदन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन कौन कौन से होते हैं। जैसे अवनालिका या खंड अपरदन, यानी जब पानी तेजी से बहता है तो अवनालिकाएं बन जाती है, यानी इस तरीके की कुछ नालियां बन जाती है। ठीक है, और जहां जहां को वो नालियां ऐसे जाती है वहां से मिट्टी का कटाव होता रहता है। दूसरा है इसका प्रकार बीहड़ अपरदन। क्या है? बीहड़ अपरदन। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है, इसमें मिट्टी को समतल बना दिया जाता है। ठीक है, अगर हम मिट्टी की सतह को समतल बना देंगे, ठीक है, क्या होगा उससे समतल बनाने से कि अगर मान लीजिए एक कोई सरफेस है मिट्टी का, वो प्लेन सरफेस अगर हम कर देते हैं तो उसमें जो पानी का बहाव होगा वो तेजी से आगे बहेगा और मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा। लेकिन अगर वही सेम जमीन जो है उबड़ खाबड़ हो इस तरीके से, ठीक है, तो अगर मिट्टी का कटाव थोड़ा बहुत पानी के साथ होता भी है तो वो बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत कम मिट्टी का कटाव होगा, ज्यादा दूर तक मिट्टी नहीं बहेगी, थोड़ी दूर बहने के बाद ही पानी के साथ वो वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, तो अगर हम प्लेन सरफेस कर देते हैं, बीहड़ अपनाते हैं खेतों में अपने, ठीक है, फील्ड्स में, तो उससे क्या होता है, उससे भी मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट बात करें तो समुद्री तट अपरदन। समुद्री तट पर क्यों? क्योंकि वहां पर पानी की छाल इस तरीके से आती रहती है और जो समुद्र तल की मिट्टी है उसको बहाकर अपने साथ ले जाती है, तो इसी तरीके से समुद्र का अपरदन होता है। और चौथी अगर बात करें भूस्खलन के द्वारा, यानी जो भूकंप आता है, भूकंप के द्वारा भी मिट्टी का अपरदन होता है। अल्प सरिता अपरदन, इसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी नदियां होती है, सरिता किसको बोलते हैं? नदी को बोलते हैं। तो जो छोटी छोटी नदियां होती है वे भी अपने साथ मिट्टी को अपने साथ बहा करके ले जाती है। ठीक है, फिर परत अपरदन होता है, नदी तट अपरदन होता है। जैसे हमने समुद्र तट की बात करी, ऐसे ही नदी अपरदन
अपर्दन होता है, हिम नदी अपर्दन और वर्षा बूंद अपर्दन। इतना आपको क्लियर हो गया तो हमने इस पॉइंट में जान लिया है कि जलीय अपर्दन क्या होता है, वाटर इरोजन क्या होता है और कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है और पूछा क्या गया है कि अम्ल क्या है। क्या पूछा है कि अम्ल बताइए, अम्ल क्या होता है। और अम्ल व क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। 2016 बीटीसी में पूछा गया आपका ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है। फ्रेंड्स, अम्ल उन पदार्थों को हम कह सकते हैं कि जो जलीय विलयन में, यानी जलीय विलयन मतलब घुल जाना, हाइड्रोजन आयन देते हैं और अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया के द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनता की क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, वही तो आपसे यहाँ पूछा गया था कि जब जल का या लवण द्वारा पानी का बनना कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तो यह क्रिया होती है उदासीनता की क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, उदासीनता की क्रिया। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो आपको समझ आ गया लवण क्या होता है, अम्ल क्या होता है। सॉरी, अम्ल उन पदार्थों को कहते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को देते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है और 2 बार आपसे पूछा भी जा चुका है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है। और क्या लैंग्वेज चेंज की है, चलिए वो भी जान लेते हैं। पहले पूछा गया था 2016 में कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। क्या कहा गया था कि जो अच्छा स्वास्थ्य अगर रखना है तो संतुलित आहार की आवश्यकता है, इस पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, संतुलित आहार किसे कहते हैं और संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन तो सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है एग्जामिनर ने फंसाने के लिए। लेकिन हम लोग फंसने वाले नहीं है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि संतुलित आहार होता क्या है। ठीक है, संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार का तात्पर्य उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी जितनी भी हमारी ह्यूमन बॉडी की नीड्स होती है, उन सभी को जो भी भोजन फुलफिल कर देगा तो उसी को हम संतुलित आहार कह देंगे। इतना सिंपल सी बात है, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। और संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे ये भी ना पूछा जाए कि संतुलित आहार क्या होता है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है कि संतुलित आहार की क्या आवश्यकता है या उसको क्यों लेना चाहिए। तो चलिए वो भी जानते हैं। पहला पॉइंट है ऊर्जा के लिए। किस लिए जरूरत पड़ती है हमें संतुलित आहार की, ऊर्जा के लिए। हमारे शरीर को किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा किससे आती है, जब हम संतुलित आहार लेंगे। तो इसका ये पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा है शरीर निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए। शरीर का निर्माण कैसे होता है, मान लिया कि नई नई सेल्स का जो है डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होती है संतुलित आहार की। और शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी, शरीर की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है संतुलित आहार की। मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। आहार में ऊर्जा हेतु आवश्यक सभी उचित मात्रा में सभी तत्व होने चाहिए, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह आहार संतुलित नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम इस बात को अपनी लैंग्वेज में समझे, इसकी बातों को न समझकर, तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई आप मान लीजिए आप खा रहे हैं कोई भोजन, वो है विटामिन से युक्त, लेकिन उसमें बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है, ठीक है। विटामिन तो भर भर के है लेकिन प्रोटीन
प्रोटीन नहीं है तो हम उसे संतुलित भोजन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हर एक तत्व की एक, आप कह सकते हैं, एक लिमिटेड रेशो में या फिर एक पहले से जो डिसाइड रेशो होता है उस रेशो में ज़रूरत पड़ती है हमें हर एक तत्व की, चाहे वो विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, तो हर चीज़ों की हमें कुछ रेशो में ही ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा विटामिन की मात्रा ले लेते हैं और फैट, प्रोटीन इन सबको छोड़ देते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। सभी की कुछ कुछ जो एक लिमिटेड रेशो होता है वो लेना ज़रूरी होता है भोजन का, तभी वो पौष्टिक आहार कहलाता है, तभी हष्ट पुष्ट व्यक्ति बनेगा, वृद्धि होगी, ठीक है, शरीर में रोग नहीं लगेंगे। अगर सभी चीज़ों की या सभी पोषक तत्वों की पूर्ति शरीर में होती है तो इन सभी से हम बच सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया क्यों जरूरत पड़ती है। अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है। उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल नहीं हो सकता है। आपसे यहाँ उदाहरण पूछा गया है तो चलिए बता देते हैं। उदाहरण क्या है कि फसल तैयार करते समय वर्षा का होना अनुकूल परिवर्तन है, जबकि फसल पक जाने के बाद अगर वर्षा होती है तो वह कैसा परिवर्तन है? वह है प्रतिकूल परिवर्तन, यानी उसका फिर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि फसल कटते टाइम वर्षा हो जाए तो सारी की सारी फसल खराब हो जाएगी, लेकिन यदि हम उसको बो रहे हैं, उगा रहे हैं, उस समय यदि वर्षा होती है तो बहुत ही फायदेमंद होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो जाती है। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है अगला कि दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है। उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने भी जीवन में जो यूज करते हैं उदाहरण या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब पहले इसकी बात समझते हैं, फिर बात करेंगे घर्षण बल क्या होता है और क्या इसके प्रभाव होते हैं। घर्षण क्या है? एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति होती है उसका विरोध करता है। ठीक है, तो वहां कौन सा बल लगता है? वहां लगता है घर्षण बल। दो तलों के जो बीच में जो बल लगता है, ठीक है, एक दूसरे का जहां पर वो विरोध करता है उसे हम कहेंगे घर्षण बल। ऐसे एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जैसे पहला है खुरदुरी सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण बल ज्यादा होता है। पहिए एवं ब्रेक के मध्य लगे घर्षण बल से ही वाहन की गति नियंत्रित की जा सकती है। अगर वहां पर घर्षण बल नहीं होता तो ब्रेक कैसे लगते? माचिस की तिल्ली माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण ही जलती है, यानी जब हम उसे घर्षण करते हैं, उसे घिसते हैं तो तभी तो वो जलती है। तो यानी दो सतह, एक तो माचिस की तिल्ली और जो माचिस की सतह होती है वो दोनों क्या है? दो सतह है। जब उन दो सतह को हम आपस में रगड़ते हैं तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल उत्पन्न होता है। समझ में आ गई आपको ये बात? ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। दोस्तों ये आपकी जब फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही थी मैंने बहुत अच्छे से आपको बोर्ड पर डायग्राम बना करके समझाया था। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चित्र बनाइए। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ फूल का पूछ लिया गया है, बाकी आपसे परिसंचरण तंत्र का, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट का आपसे चित्र बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए दे देता है। तो चलिए हम जानते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे किसी एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाइए। तो हमने ये चित्र बनाया, ये फूल है गुड़हल का। ठीक है, तो इसका हम चित्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो आप इधर देखिए कि बहुत आसान है इसका चित्र बनाना। ऑलराइट, यहाँ पर आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा अपने नोटबुक में, अगर आप अपने साथ लेकर के बैठे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? पुष्प वृंत बनाएंगे। ये जो नीचे स्टैंड होता है फूल का, इसे हम बोलते हैं क्या? पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलेंगे
पुष्पवृंत। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिस पर पूरे पुष्प का भार रहता है, इसको पुष्पवृंत बोलेंगे। जरूरी नहीं है आप सभी के सभी नाम याद रखें, मैं आपको बता दूंगी जो जो जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर और जितने आप याद रख सकते हैं सिर्फ उतना डायग्राम हम बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि सभी चीजें बताएं। तो ये आपको लिखना है सबसे नीचे वाला भाग पुष्पवृंत, फिर इस तरीके से 2 पत्तियां बनाकर, फिर ऐसे 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 ये 3-4 पत्तियां और आपको बना देनी है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है, जो यहाँ पर ये पुंकेसर और जायांग इस तरीके से बने हुए हैं, इनको बनाना आपको नहीं भूलना है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से बना भी पाएंगे, और अगर आप कहेंगे तो मैं इनको आपको बनाना भी सिखा दूंगी। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर देखूंगी कि बनाना है या नहीं। फिर चलिए हम क्या करेंगे, जो ये बाहरी पत्ती आपको यहाँ पर दिख रही है, जो यहाँ पर आपको ये पत्तियां दिख रही है बाहर वाली, ये हरी होती है। ठीक है, ये पत्तियां कैसी होती है, ये आपने देखा होगा फूल के जो बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से हरी पत्तियां होती है और उसके अंदर फिर फूल होता है, इसको हम बोलते हैं बहारिया दल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, हम इसको बोलेंगे बहारिया दल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो इन्हें हम बहारिया दल कहेंगे। इसका क्या काम होता है कि जो पत्तियां, फूल की पत्तियां होती है उनको सुरक्षित रखना। ठीक है, यानी फूल एकदम से उसकी पत्तियां बिखरे ना, तो उसका काम करती है ये। इतना समझ आ गया आपको। अब हम बात करेंगे, तो जो आपने यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, जो ये इस तरीके से ये सामने वाली जो टहनी कुछ बनी हुई है, इसे हम बोलेंगे जायांग। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे जायांग। और जायांग के बराबर में जो ये इस तरीके की लंबी लंबी टहनियां सी बनी है, इनको हम बोलेंगे पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। और इनको बोलते हैं तंतु, पू तंतु भी कह सकते हैं और तंतु भी इनको बोल सकते हैं। तो आपको ये 4-5 नाम तो आपको ये याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आप रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने तो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से, एक तो हमने बात की पुष्पवृंत की, ठीक है, बहारिया दल, जायांग, पुंकेसर और प्रतंतु। ठीक है, ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, बाकी जरूरत नहीं है ज्यादा याद रखने की। लेकिन आपको एक चीज और यहाँ पर मैं शो करना चाहूंगी कि जो हमने यहाँ पर ये वर्तिकाग्र देखा, ये वाला पुंकेसर, ठीक है, ये अंदर वाला जो पार्ट है फ्लावर का, अभी आपको शो करती हूँ, जो ये अंदर वाला पार्ट है फ्लावर का, वो यहाँ पर दिखाया गया है अलग से करके। ठीक है, अब इसके भी नाम यहाँ पर बताए गए हैं। क्या क्या नाम बताए गए हैं कि भाई ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र, और ये जो लंबी सी इसकी गर्दन है ये वर्तिका होती है, ये होता है वर्तिकाग्र। और यहाँ पर ये जो सबसे बीच वाला हिस्सा होता है इसको अंडाशय बोलते हैं, ये होता है इसका पुष्पवृंत, और ये होता है पुष्पासन। ठीक है, ये सभी आपने देख लिए हैं। और ये जो सीधी की सीधी पूरी लंबी ये होती है टहनियां सी, जो ये यहाँ पर हमने देखी, इनको हम बोलते हैं पूमंग, पूमंग। ठीक है, और ये क्या है, ये अगर इसकी पूरे की बात कर ले तो ये होता है जायांग, पूमंग और जायांग। इनसे आप क्या समझते हैं कि पूमंग क्या होता है, जायांग क्या होता है, क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पूमंग होता है ये इनका पुरुष, आप कह सकते हैं प्रजनन अंग होता है पुष्प का। ठीक है, और जायांग होता है मादा प्रजनन अंग। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि जड़ों के मुख्य कार्य क्या है। मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगनी में पाए जाने वाली जड़ों के नाम बताइए कि किस प्रकार की जड़ें इनमें पाई जाती है। सबसे पहले हमें देखना है कि जड़ों का मुख्य कार्य कौन सा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य इनका होता है वो यह होता है कि जो पौधा है उसका सपोर्ट करना। सपोर्ट किस तरह से, कि उसे मजबूती प्रदान करना। अगर जड़ें नहीं होती तो क्या पौधा या पेड़ अपने सहारे खड़ा हो पाता, बिल्कुल नहीं, वो तो गिर जाता। अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती तो जड़ों का कार्य यही है कि पौधे को पानी देना, ठीक है, जमीन से सोखकर खनिज पदार्थ और पानी पौधे तक पहुंचाना और उसको मजबूती प्रदान करना। अब बात करते हैं मक्का कौन सी जड़ें होती है, तो ये होती है झड़का जड़ें, जिनमें अपस्थानिक और रेशेदार जड़ को मिलकर के बनती है झड़का जड़। मक्का वाली यही है झड़का जड़। और प्याज की बात करें ये भी होती है झड़का जड़। ठीक है,
और सरसों होती है मूसला जड़। मूसला जड़ से क्या समझे आप दोस्तों? जब आपने सरसों का पेड़ कभी उखाड़ कर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आपने कभी उसका पेड़ उखाड़ करके देखा है सरसों का, तो आपने देखा होगा इस तरीके से लंबी सी जड़ निकल करके आती है और यहाँ छोटे छोटे ऐसे उसको ऐसे क्या रेशे तरीके के कुछ लगे होते हैं और ये मिट्टी के नीचे ये है जड़ वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से निकल के आती है मूली के जैसी। तो इन जड़ों को हम क्या कहेंगे? मूसला जड़ कहेंगे। और अगर बात करें बैंगन के पौधे की, तो इसकी भी मूसला जड़ें होती है और सरसों के पौधे की भी मूसला जड़ें होती है। ऑलराइट गाइस, समझ में आ गया आपको? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। धारावाही प्रणालिका से क्या अभिप्राय है? सचित्र वर्णन कीजिए। यानी आपसे यहाँ फिर से चित्र बनाने के लिए बोल दिया गया है कि धारावाही प्रणालिका क्या होती है, उसका चित्र बनाइए। तो चलिए समझते हैं। किसी कुचालक पदार्थ, कुचालक यानी जिससे बिजली आप कह सकते हैं कि सही से ट्रांसफर नहीं हो पाती है, अच्छे से नहीं जा पाती है, उसको हम कुचालक कहेंगे। सुचालक होता है जिससे बहुत अच्छे से बिजली ट्रांसफर हो जाती है। तो यथा लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज तथा प्लास्टिक, ये सभी क्या होते हैं? कुचालक होते हैं बिजली के। और इन सभी को बेलनाकार नालिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को नालिका की लंबाई पर लपेट दिया जाए तो इस प्रबंध को प्रणालिका कहा जाता है। इसे तार के शिरों को शुष्क शैल बी, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ देते हैं। अब आपको समझ में आएगा, मैं आपको इसे डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। डायग्राम शो कर देती हूँ, तब आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से इसमें काम हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर बी नाम से क्या दिया गया है? बी नाम से बताया गया है कि शुष्क शैल। कहाँ है शुष्क शैल? आप इस इमेज में देखिए तो यहाँ है, ये है क्या? शुष्क शैल। फिर बात की गई है कि ये होती है वो प्रणालिका जो कि गत्ते की या फिर किसी भी कुचालक की बनाई गई है, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये एक तांबे का तार लपेट दिया गया है, ठीक है। तांबे का तार इसके चारों तरफ लपेट दिया गया है और इसको फिर इस प्रकार से लटका दिया जाता है, ठीक है। इसे ऐसे लटका दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो विद्युत यदि इसे प्रणालिका से शैल से विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, ठीक है। क्योंकि जब हम इस प्रणालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे मैग्नेट होती है तो उस चुंबक की तरह ही व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार तो उत्तर दिशा में होता है और दूसरा तार होता है दक्षिणी दिशा में। यदि इस प्रणालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दे तो उनके सिरों की जो ध्रुवता होती है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया। आपसे अगर डायग्राम बोला जाए तो आप इस तरीके से शो कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। सो गाइज, अगर आपको क्लास पसंद आई है लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए अगली तैयार है, ठीक है। और शाम को आपका होना है मॉक टेस्ट। ऑलराइट गाइज, सभी टाइम से आइएगा, 7 बजे आप सभी का मॉक टेस्ट है। ओके, अपनी तैयारी देखना कितना आप प्रिपेयर है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।